Audio Jungle. Audio Jungle. Hello everyone, welcome back to World of Commerce Classes channel. This side प्राची अरोड़ा एंड आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज का। आई होप आप सब लोग अपने घरों में अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन स्टडीज भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो आइए आज के अपने लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं आप लोगों को पता हो तो हम लेक्चर्स ले चुके हैं बिजनेस स्टडीज पर। अब से हमने मैनेजमेंट का चैप्टर स्टार्ट किया है, उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की डेफिनेशंस पढ़ चुके हैं, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी पढ़ चुके हैं, उसके साथ साथ हम फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ चुके हैं। एंड देखिए एक बार, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस पढ़ लिया हमने, कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स पढ़ लिए मैनेजमेंट के, ठीक है। उसके बाद हमने वेट अ मिनट ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिए। ऑब्जेक्टिव्स में हमने कौन से ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं अभी? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। आज हम यहीं से अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव बच गया था लास्ट क्लास के अंदर। आज हम उसी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या था। लेकिन उससे पहले एक बारी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव को अगर हम याद करें तो हमें क्या समझ में आता है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज व्हाट? जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, जो मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ किसका है? ऑर्गेनाइजेशन का है। सोशल ऑब्जेक्टिव भाई सोसाइटी के टुवर्ड्स भी कोई कोई ना कोई मेरा मोटिव रहता है, सोसाइटी के टुवर्ड्स भी मेरा कोई काम बनेगा, सोसाइटी के टुवर्ड्स भी मेरा कोई गोल होना चाहिए। सिमिलरली पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या था? अब इंडिविजुअल जो लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनके खुद के भी तो कुछ कुछ गोल्स होंगे, उनके खुद के भी तो कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, राइट? तो हम आज उसी को पढ़ने वाले हैं। इसमें से हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड एक बार हम सारा जो तक पढ़ चुके हैं ना, एक में जब ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा उसके बाद मैं आपको एक लास्ट लेक्चर लूंगी क्विक रिवीजन का। उस क्विक रिवीजन के अंदर आप आपके चैप्टर को 20 से 25 मिनट्स के अंदर पूरा रैप अप करेंगे रिवाइज करके, ओके? तो उसकी टेंशन हम नहीं लेंगे कि रिवीजन कैसे होगा, उसका मैं 20 to 25 मिनट्स का क्विक रिवीजन लूंगी आपका, जिसके अंदर हम सब कुछ फटाफट रैपिडली रिवाइज करेंगे, ठीक है? लेकिन जिसने पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा है प्लीज जाइए उन लेक्चर्स को गो थ्रू कीजिए। एंड आज का लेक्चर आपने नहीं भी पढ़ा तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो आज हम अपना पढ़ने वाले हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखिए, इज इट पॉसिबल? या इट इज पॉसिबल। ओके, सो यहाँ पे हमारा आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन who belongs to different background, different experiences and objectives। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे के सारे लोग सेम नहीं हो सकते। किसी का कोई बैकग्राउंड है, किसी के कोई ऑब्जेक्टिव्स है, किसी का कोई मोटिव है, तो किसी का कोई अलग ही थॉट परसेप्शन है। सब लोग सिमिलर नहीं होते, हमें ये चीज पता है। तो यहाँ पर भी वो क्या बोल रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे तरीके के लोग होते हैं, कि कोई डिफरेंट बैकग्राउंड से आता है, किसी का डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। कई लोग एक ऑर्गेनाइजेशन से शिफ्ट होकर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो उनका कोई डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकता है। एंड ऑब्जेक्टिव जब हमने पढ़े थे, पढ़ ही रहे हैं, उसमें हमने ये पढ़ा है ना कि हर एक का अपना अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है, सिमिलर ऑब्जेक्टिव सबका नहीं हो सकता। हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी ये बात पढ़ी थी, ठीक है? सो सबके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब दे ऑल बिकम अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई द डाइवर्स नीड्स। देखो अब सारे के सारे लोग, कोई किसी बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई किसी बैकग्राउंड से आ रहा है, कोई किसी बैकग्राउंड से आ रहा है, लेकिन या किसी का कोई मोटिव है, किसी का कोई थॉट परसेप्शन है, सब कुछ अलग अलग है, लेकिन तब भी इन लोगों को एक साथ एकजुट होकर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करना पड़ता है ताकि जो डाइवर्स नीड है उसको फुलफिल किया जा सके। ऑलराइट, दे बिकम अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई देयर डाइवर्स नीड्स। सबकी अलग अलग डाइवर्स नीड्स हैं, उसको फुलफिल करने के लिए वो एक साथ एकजुट होकर काम करते हैं। अब इसमें कौन सी नीड्स आती है? तो आइए बात करते हैं कौन सी नीड आती है। फर्स्ट फाइनेंशियल नीड, सेकंड सोशल नीड, थर्ड हायर लेवल नीड। सबसे पहले हम बात करेंगे
फाइनेंशियल नीड की। देखिए, पीपल अंडर फाइनेंशियल नीड एक्सपेक्ट competitive salaries and perk। देखो नाम फाइनेंशियल से ही पता चल रहा है, फाइनेंशियल मतलब व्हाट, समथिंग रिलेटेड टू मनी, मॉनेटरी टर्म में होगा ना कुछ, मनी, फाइनेंशियल मनी से रिलेटेड होगा। सो पीपल अंडर फाइनेंशियल नीड एक्सपेक्ट competitive salaries and perk। इसमें लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें एक competitive सैलरी मिलेगी, एक अच्छी सैलरी मिलेगी, एंड पर्क्स। अब ना व्हाट इज पर्क, देखो आता है पर्क क्या होता है। सो व्हाट आर पर्क्स, देखिए पर्क्स होते हैं आप लोग जो काम कर रहे हैं, द वर्क विच यू आर परफॉर्मिंग, उसके लिए आपको सैलरी से हटके समथिंग एक्स्ट्रा आप लोगों को क्या मिल रहा है। बेसिकली पर्क मीन्स समथिंग एक्स्ट्रा। अब इसको ना एक अच्छी एग्जांपल से समझते हैं। या देखिए, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप लोगों ने कोई काम परफॉर्म किया, मैंने आपको गोल दिया था कि हम लोग बनाएंगे 1000 बल्ब्स इन 1 वीक, ठीक है। मैंने बोला था 1000 बल्ब्स इन 1 वीक, लेकिन आप लोगों ने 1000 बल्ब सिर्फ 3 डेज में बना दिए। आप लोगों ने ऐसा काम किया कि आप लोगों ने 1000 बल्ब सिर्फ 3 दिन में बना दिए। तो मैं तो बहुत खुश हो गई कि वाह, लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, मैनेजर ने बहुत अच्छे से काम कराया। अब इस काम के बदले आप लोगों को, सपोज कीजिए आपको मैंने सैलरी दी, लाइक जो पैसे हैं आपके वेजेस या सैलरी, मैंने आपको दी लेट्स से 7000 रुपीज। रुपीज 7000 आपके बनते थे कि इतने बल्ब्स के हिसाब से आपको इतने पैसे में दे दूंगी, तो मैंने आपको दी 7000 रुपीज, प्लस मैंने आप लोगों को 500 रुपीज एक्स्ट्रा दिए। दिस एक्स्ट्रा मनी, आपके इस काम को परफॉर्म करने के लिए जो एक्स्ट्रा मनी, समथिंग एक्स्ट्रा आप लोगों को मिल रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज पर्क। कि आपको आपके काम के बदले में समथिंग एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, दिस इज व्हाट, दीज आर पर्क्स। तो अब पढ़िए, फाइनेंशियल नीड्स ने क्या बोला, पीपल अंडर फाइनेंशियल नीड एक्सपेक्ट कंपेटिटिव सैलरी एंड पर्क। फाइनेंशियल नीड में यही आया, आप लोग काम कर रहे हो, आपको कंपेटिटिव सैलरी तो एक्सपेक्ट है ही, लेकिन आप साथ में एक्सपेक्ट करते हो कि हमारा जो मालिक है ना, मालिक 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 हमें ना कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, वी नीड समथिंग एक्स्ट्रा। आपको एक्स्ट्रा तभी मिलेगा जब आप काम करेंगे, काम के बदले समथिंग एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। तो ये क्या, अब हमें यहाँ से क्या पता चला कि हर इंसान की पर्सनल नीड में पहली नीड क्या आई, फाइनेंशियली नीड में बात करें तो फाइनेंशियल नीड आई। फाइनेंशियल नीड ने क्या बोला, मालिक मालिक मुझको ना अच्छा पैसा तो चाहिए, आई वांट कम्पिटिटिव सैलरी, एंड ना मुझे पर्क्स भी चाहिए साथ में। पर्क्स, हाँ वो तभी मिलेंगे जब आप काम करेंगे, काम के बदले में समथिंग एक्स्ट्रा। आई होप अब आप ये एग्जाम्पल को याद रखेंगे, आप पर्क का मीनिंग नहीं भूलेंगे। एंड दिस पर्क इज नॉट चॉकलेट वाली पर्क, ओके, ये चॉकलेट वाली पर्क नहीं है, दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा, ओके। चलिए, अब वैसे आप लोग इसे भी याद कर सकते हो, जैसे हम बोलते हैं कि चॉकलेट में 25% एक्स्ट्रा आपको मिलेगा वेटेज में, तो दिस इज व्हाट, दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा। समथिंग एक्स्ट्रा इज व्हाट, पर्क। पर्क्स से भी आप याद रख सकते हैं, पर्क्स, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अप इज सोशल नीड। अब सोशल नीड कैसी हो सकती है, अंडर सोशल नीड पीपल वांट टू गेट रिकॉग्निशन फ्रॉम देयर peers। नाउ यू विल बी लाइक, अभी पर्क पढ़ा था, अभी peers क्या चीज है, इज इट दैट peers वाला सोप? नो, दिस इज नॉट peers वाला सोप, इसको हम इकट्ठा पढ़ते हैं, रिकॉग्निशन फ्रॉम peers, रिकॉग्निशन फ्रॉम देयर peers। एक बढ़िया एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, सेम काम कर देखो, लेट मी, इनको स्पेस चाहिए, आज एग्जाम्पल्स बहुत होने वाले हैं, मैंने तभी बोला था लास्ट क्लास में काफी टाइम लेगा हमारा ये चैप्टर, ये टॉपिक। ऑल राइट, देखिए हम यहाँ पे समझ रहे हैं
कुछ नहीं समझ रहे, हम एक एग्जाम्पल लेकर और चल रहे हैं। ये लगता, चलो हम अपना एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। देयर इज अ क्लास, इस क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, चिंटू, मिंटू, पिंटी, पिंटू, सोनिया, मोनिया, बहुत सारे बच्चे हैं इस क्लास के अंदर। ठीक है, अभी बच्चे क्या कर रहे हैं, इन लोगों को ना, ये लो 2-3 लड़कियां भी बना देते हैं, हो गया, इसके साथ भी लड़के, ये लो लड़के भी बना दिए, बहुत सारे, लाइक बहुत सारे बच्चे हैं इस क्लास के अंदर। एंड इन लोगों ने एक प्रोजेक्ट वर्क परफॉर्म किया। इन्होंने क्या किया, एक प्रोजेक्ट किया। एक प्रोजेक्ट मैंने इन लोगों को दिया, तो ग्रुप में बांटा था एंड इन लोगों ने अपना प्रोजेक्ट किया। नाउ इन दी एंड जब इन लोगों का प्रोजेक्ट मेरे सामने आया, मुझे बहुत पसंद आया। आई वाज लाइक वाओ, क्या अच्छा प्रोजेक्ट आप लोगों ने बनाया है। इस प्रोजेक्ट को तो हम जोनल्स के लिए भेज सकते हैं, ये प्रोजेक्ट तो हमारा compete कर सकता है, इट इज वेरी गुड प्रोजेक्ट। तो मैंने क्या करा, अभी इसमें क्या था ना, इसमें एक लड़की थी, सपोज करते हैं सोनिया, दिस इज हु, ये सोनिया है। अब सोनिया ने क्या किया, सोनिया का हमें पता था आर्ट एंड क्राफ्ट में हाथ बहुत अच्छा है, लाइक शी इज वेरी गुड इन आर्ट एंड क्राफ्ट। ठीक है, हमें पता था कि सोनिया का हाथ आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छा है। तो मुझे पता था इस प्रोजेक्ट का ना, लाइक 70% हम सोनिया को ही बोल सकते हैं कि उसी का दिमाग है। इस प्रोजेक्ट का 70% सोनिया का दिमाग। अब क्या होता है, रादर देन सेइंग कि आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, मैंने ये बोला कि सोनिया, आई रियली लाइक योर आइडिया, जिस आइडिया से तुमने इस प्रोजेक्ट को बनाया। अब इससे क्या है, बाकियों के हिसाब से उसको मैंने अलग से रिकॉग्नाइज किया। बाकी लोगों के हिसाब से, इतने सारे लोग थे यहाँ, पिंटू, पिंटी, चिंटू, चिंटी, कितने सारे लोग थे, इन सभी लोगों के अंदर से मैंने सिर्फ और सिर्फ सोनिया को रिकॉग्नाइज किया एंड सोनिया को स्पेसिफिकली मैंने बोला। तो आउट ऑफ मतलब लोगों के बीच में से किसी एक को रिकॉग्नाइज करना इज व्हाट, रिकॉग्निशन फ्रॉम देयर पीयर्स। मतलब आपस के सिमिलर लोगों से, सिमिलर बिलोंगिंग के लोगों में से मैंने आपको रिकॉग्नाइज किया। ठीक है, आई होप आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल, अब यही इसी तरीके से आप लोगों ने एक प्रोजेक्ट बल्ब बनाने थे, बल्ब बनाने में सबसे ज्यादा काम ही बंदे राम राम को काम था, और सबसे ज्यादा काम राम ने परफॉर्म करा था, काम बल्ब्स बनाने के अंदर। तो मैंने स्पेसिफिकली राम को बोला कि राम, वेल डन, आई रियली लाइक योर स्पिरिट। क्या हुआ, ये मैंने सिमिलर लोगों में से, सेम लेवल के लोगों में से उसको अलग से रिकॉग्नाइज किया, राइट। सो दिस इज व्हाट, रिकॉग्निशन फ्रॉम देयर पीयर्स। ठीक है, एंड देन एग्जाम्पल को अब आगे बढ़ाते हैं। एंड लास्ट नीड हमारी, या लास्ट नीड हमारी कौन सी आ गई, हायर लेवल नीड। कौन सा है, हायर लेवल नीड। अंडर दिस पीपल वांट टू गेट पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। भाई अब फाइनली पैसे की नीड पूरी हो गई, सोशल नीड पूरी हो गई कि सोशली लोगों में से मुझे रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक है, इन द एंड हमारी क्या बच गई, हायर लेवल नीड। अब हायर लेवल नीड कौन सी नीड होगी, भाई फाइनली अब मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरी ही ग्रोथ हो, मेरे को ग्रोथ हो, मेरे को डेवलप, मैं अपने आप को डेवलप कर पाऊं अच्छे से और ऊपर ले जा सकूं, स्टेटस एंड एवरीथिंग, हर चीज में मैं अपने आप को ऊपर लेके जाऊं, मैं फाइनली खुद को ग्रो करूँ, ये मेरे एंड आता है। इसमें जब हम मैस्लोस थ्योरी नीड पढ़ेंगे ना, उसके अंदर भी हम इसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं, हायर लेवल नीड क्या होता है, उसमें कौन सी नीड्स हमारी आती हैं, ये सब चीजें उसके अंदर कवर होती है। सो फिलहाल हायर लेवल नीड का मतलब क्या हुआ, अंडर दिस पीपल वांट टू गेट पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब फाइनली सिर्फ मुझे मुझसे मतलब है और मैं अपनी ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना चाहती हूँ। दिस दैट्स ऑल। यहाँ पर जाकर हमारे पोस्टर ऑब्जेक्टिव्स फिनिश हो जाते हैं। ठीक है, देखो आई होप अब आप लोगों को सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से क्लियर होंगे विद मीनिंग एंड विद एग्जांपल्स। ठीक है, और देखो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हमने सबसे पहले क्या था,
कि भाई पहले तो एक ऑर्गेनाइजेशन आके सरवाइव करती है इतने सारे लोगों में लड़ते झगड़ते, बस मुझे सरवाइव करना है, सांस आए बस, मैं एटलीस्ट सरवाइव कर रही हूँ मार्केट में, नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन चल रही, इट्स ओके, बट इक्वल होना चाहिए, बहुत ज्यादा ही ऐसा नहीं होना चाहिए कि लॉस में चले गए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब रिवेन्यू इतना होना चाहिए कि जितनी हमारी कॉस्ट लगी उसके बराबर तो आए एटलीस्ट। फिर फाइनली लड़ते झगड़ते मैंने सरवाइव कर लिया, यस, अब मैं क्या करूंगी, प्रॉफिट अर्न करूंगी, कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस हो जाए मार्केट के अंदर, बिजनेस में कल को मुझे नीड बढ़ जाए तो आई हैव इनफ फंड कि मैं उसको कवर कर सकूं, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनली ग्रोथ, सिमिलर पर्सनल में भी हमने पढ़ा कि भाई हमारी फाइनेंशियल नीड पूरी हो गई, पैसा मिल गया, पैसा मिलने के बाद मेरी कुछ सोशल नीड्स है, मैंने उनको भी पूरा कर लिया, फाइनली अब मैं अपनी ग्रोथ करूंगा, क्या करूंगा, ग्रोथ करूंगा। तो फाइनली ये 3 ऑब्जेक्टिव हमारे हो गए। इसके बाद हमारा आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा भाई बेनिफिट ऑफ सोसाइटी के लिए तो कुछ करेंगे, उनको जॉब देना, एम्प्लॉयमेंट देना, कोई खराब काम नहीं करना, एयर पोल्यूशन नहीं फैलाना, वाटर पोल्यूशन नहीं करना, यही सभी तो है, और क्या है, सोसाइटी के लिए हम यही काम करेंगे। एंड देन पर्सनल ऑब्जेक्टिव हम पढ़ चुके हैं। हियर ऑब्जेक्टिव्स होते हैं समाप्त। अब हम इसके बाद इतने दिनों से लड़ते झगड़ते और जूझते हुए ये लाइन पढ़ते हुए आ रहे थे, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल्स टू जीरो, फेलियर, नथिंग। फाइनली ये क्या था, ये आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट थी। अब हम इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को ही पढ़ने वाले हैं। एक बार आप पॉइंट्स पीजिए, मैं 1 सेकेंड ब्रेक लूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, देखो अब मैं इस चीज का मीनिंग बहुत बार क्लियर कर चुकी हूँ, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इक्वल टू जीरो, फेलियर, नथिंग क्या होता है। आई होप अब मुझे इसको दोबारा से समझाने की नीड नहीं है इस लाइन को कि इसका क्या मीनिंग आता है। होपफुली मुझे अब ये बताने की जरूरत नहीं, इतने दिनों से हम लोग इतनी क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं इसका मीनिंग, और बहुत बार पढ़ चुके हैं और बहुत टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैंने आप लोगों को इसका क्या दिया था, बीइंग अ स्टूडेंट स्टडीज, पढ़ूंगी नहीं तो क्या होगा, फेलियर, और पढ़ूंगी कैसे, मैनेज करके। इसके अंदर भी मैंने सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या दिया था आपको, रैंक होल्डर का। नहीं यार, उस क्लास को दोबारा जाकर देखो, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी मजाक कर रही हूँ, दोबारा बता रही हूँ। देखो मैंने इसमें आपको क्या बताया था कि एक रैंक होल्डर आया, हमने उससे पूछा भाई भाई तेरी रैंक कैसे आई, उसने बोला भाई भाई मैंने तो कुछ भी नहीं किया। हमने बोला नहीं भाई रैंक तो तेरी आई है, चल चुपचाप बता तूने क्या करा। उसने बोला यार कुछ नहीं, बस जैसे मैंने 12th में आया ना, मैंने आते के साथ अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी। हमने कहा तूने कैसे स्टार्ट करी, उसने बोला कुछ नहीं, मैंने ट्यूशन स्टार्ट किए, स्कूल स्टार्ट हो चुके थे, मैंने ट्यूशन भी साथ में स्टार्ट कर दिए। ट्यूशन से पढ़ने के बाद मैं सेल्फ नोट्स भी बनाता था, सेल्फ नोट्स बनाने के बाद मैं टेस्ट सीरीज टेस्ट देता था बहुत सारे, और मैं इतना सब करने के बाद भी सोने से पहले ना एक बार सब कुछ रिवाइज करता था। तो ये सब क्या है, हम इसको टच नहीं कर सकते, बट वी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट, के इसमें क्या है, मैनेजमेंट है, हमने ये पढ़ा था। तो अब हमें ये चीज तो पता चली कि मैनेजमेंट है। अब अगर दूसरी तरफ एक फेलियर बच्चा है, उससे उन्हें मुझे भाई भाई तू फेल क्यों हो गया, उसने क्या बोला यार मैंने तो पढ़ाई नहीं की, या कोई बोलेगा भाई मैंने पढ़ाई तो करी थी लेकिन हुआ ही नहीं, क्यों, क्योंकि उसके पास मैनेजमेंट नहीं थी, उसने स्टडीज को मैनेज नहीं किया, ठीक है। सो ये हमने एग्जाम्पल एक लिया था लास्ट क्लास से, दैट इज एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल्स टू जीरो, फेलियर, नथिंग। आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ, प्रॉपरली क्लियर हो चुका है। ओके अब हमारी इंपॉर्टेंस में ना सबसे पहला क्या पॉइंट दे रखा है हमें, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ये जो हमारे ग्रुप के गोल्स है मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है उसको अचीव करने में। ग्रुप गोल्स हम पढ़ चुके हैं ऊपर, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, तो इट इज सिमिलर टू दैट, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। अभी इसको इन डिटेल अभी हम पढ़ेंगे, सिर्फ पॉइंटर्स पढ़ रहे हैं कि भाई एक ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं। अब एक ग्रुप के अंदर मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है, सब डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, सबके डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं,
और इतने सारे लोगों को एक ग्रुप में मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट तो चाहिए ही चाहिए। मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, अब एफिशिएंसी क्या होता है, जल्दी से मुझे एक बार बता दो दैट व्हाट इज इफेक्टिवनेस था, एक था एफिशिएंसी। थिंक फास्ट। एफिशिएंसी वाज रिलेटेड टू कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, वो टाइम को इग्नोर करता है, ठीक है। तो अभी इसका यहाँ पे हम नहीं पढ़ रहे, मैंने आपको मीनिंग रिलेट कराया कि देखो कैसे रिलेट होती है स्टडीज आपस में, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी, ठीक है। तो मैनेजमेंट एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, देखते हैं अभी कैसे। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक एनवायरनमेंट, ये भी सिमिलर है ऊपर वाले के पॉइंट से, इट क्रिएट्स अ डायनामिक एनवायरनमेंट। कैसे, एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट होता है, एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ हमें भी धीरे धीरे खुद को चेंज करना पड़ता है। फिर है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव यार बताने की जरूरत नहीं है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी अभी पढ़कर आ रहे हैं कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव पर्सनल नीड्स को फुलफिल करता है। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैंने नहीं पढ़ाना, नहीं मैं नहीं पढ़ाऊंगी यार, सेम टू सेम पॉइंट्स तो आ गए ऊपर वाले, तो क्या हम ऊपर वाले पॉइंट्स लिख सकते हैं एज इट इज? तो नहीं, लेकिन उनका रेफरेंस आप डेफिनेटली दे सकते हैं। आपको याद नहीं है ये पॉइंट्स, उनके रेफरेंस से आप अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हैं, डेफिनेटली यस, ठीक है। तो बट अगर आप एक विजन सेट कर पाओ तो आप देख रहे हो ऑलमोस्ट एवरी पॉइंट हम ऊपर से पढ़कर आ चुके हैं और ये सेम रिपीटेडली आया है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो बस तो हम इन डिटेल में भी पढ़ लेते हैं कि यार थियोरेटिकली अगर हमें लिखने के पर्सपेक्टिव से देखना है तो इसमें क्या लिखेंगे, बट आपको अभी दिक्कत नहीं आएगी ये पढ़ने में, आई एश्योर। देखो, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इटसेल्फ बट फॉर अचीविंग गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखो मैनेजमेंट खुद के लिए ही रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप्स को और ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। पढ़ के आ चुके हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है तो मैनेजमेंट तो चाहिए ही चाहिए। तो वही चीज वो बोल रहे हैं, मैनेजमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इटसेल्फ, खुद के लिए नहीं चाहिए भाई, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है ना उसको अचीव करने के लिए मैनेजमेंट चाहिए। टू अचीव सच गोल मैनेजर इज रिक्वायर्ड टू गिव proper direction to the efforts of individuals in achieving the overall goal of the organization. Best example, मैंने बोला कि I want के 1000 बल्ब्स बन जाए। अब आप देख रहे हैं हम ना गोलगप्पे के एग्जाम्पल से सीधा बल्ब्स के एग्जाम्पल पे आ चुके हैं। गोलगप्पे से भी रिलेट कर सकते हैं, बट आई फील लाइक यहाँ पे ये ज्यादा सुटेबल है। तो मैंने बोला 1000 बल्ब्स इन 1 वीक यू हैव टू मेक। मैनेजर मैंने अपॉइंट कर दिया, अब वो मैनेजर ना आराम से बैठा है, आराम फरमा रहा है, कुछ नहीं कर रहा, बस बैठ। कोई आया, सर कि हमें एक दिन में कितने बल्ब्स बनाने हैं, इज लाइक है कितने भी बना लो ना यार, चलो जाओ मेरे को फोन चलाने दो, मैं फोन चला रहा हूँ। कोई आया, सर हमने 5 बल्ब बना लिए, 1000 बल्ब बनाने एक हफ्ते में, बताओ ना कितने बनाने हैं। रुक जा यार फोन सुनने दे। फिर कोई आया, सर प्लीज बताओ 4 दिन रह गए हैं, अरे तुम खुद ही कर लो ना। ऐसे कर रहा है मैनेजर, तो क्या आप ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव कर सकेंगे? अरे नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं कर सकेंगे, ये क्या बात हुई। अगर मैनेजर ढंग से गाइड नहीं करेगा, मैनेजर ढंग से डायरेक्शन नहीं दिखाएगा तो कैसे अचीव करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी यही बोला। अब वही मैनेजर बोले 1000 बल्ब बनाने हैं, शुरू से लीड पकड़ो, 200 रोज के बना लो, 5 दिन में खत्म, मालिक खुश, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है 200 पर डे बनाते हैं, 200 200 200 200 200 बन गया 1000। तो ये क्या है, उसने आपको डायरेक्शन दिखाई। और फिर अब इसमें उसने क्या बोला, देखो रामू श्यामू तुम लोग एक ग्रुप में, रामू श्यामू तुम लोग अपने साथ 10 लोग ले लो, एक ग्रुप में बैठ जाओ। सीता गीता अपने साथ 10 लोग ले लो, एक ग्रुप में बैठ जाओ। तुम लोग आज के 100 बनाओ, तुम लोग आज के 100 बनाओ। तो उसने प्रॉपरली डायरेक्शन दिखाई, प्रॉपरली असाइन किया। प्रॉपरली डायरेक्शन दिखाना, अच्छे से क्लियर करना। अल्टीमेटली अगर हर चीज क्लियर होगी, डायरेक्शन आपको प्रॉपर मिलेगी, तो आप अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर पाएंगे। अगर दोबारा पढ़ो,
Management is not required for itself, but for achieving organizational goal. To achieve such goal, manager is required who gives proper direction to the efforts of individual in achieving overall goal of the organization. Second, it increases efficiency. A manager increase efficiency by optimum utilization of all resources. अब उसने क्या बोला भाई, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब काम करने, यहाँ पे हम एफिशिएंसी बेसिकली कॉस्ट वाली बात नहीं कर रही है, हम एफिशिएंसी इंडिविजुअल एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, राइट। तो क्या बोला, एक मैनेजर इंसान के अंदर जो एफिशिएंसी है उसको कैसे करता है भाई, उसके अंदर से फुलेस्ट वो जितना कर सकता है परफॉर्म, उसके अंदर से उतना उसका उतना ही यूटिलाइज करता है। जरूरी नहीं ह्यूमन, कोई भी रिसोर्स हो, जितना वो परफॉर्म कर सकती है उसका फुल 110% यूटिलाइजेशन कर। एक मशीन है, एक मशीन अगर 8 घंटे पर डे चल सकती है तो उसको 8 घंटे ही चलाना इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स। समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं 8 घंटे चलती है तो मैंने सिर्फ 4 घंटे, यार ऑप्टिमम तो यूटिलाइज किया बट नॉट ऑप्टिमम, नॉट फुलेस्ट नहीं किया मैंने। 8 घंटे करती है, 8 के 8 मैंने उसको करा। दिस इज व्हाट, दिस इज प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, यही बोला, मैनेजर इंक्रीजेस एफिशिएंसी बाय ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज सच एज ह्यूमन, मशीन, ये क्या है, रिसोर्सेज है। फिर है क्रिएट्स डायनामिक एनवायरनमेंट। चाहिए, it creates dynamic environment. As we all know that management is dynamic in nature and then organization change itself with the changing environment. जैसे जैसे environment change होता है, एक organization खुद को उसके हिसाब से change करती रहती है। Generally individuals in an organization resist change. मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि जो लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं ना, वो जनरली चेंज से रेजिस्ट करते हैं कि नो हमें ना चेंज नहीं करना, हम जो कर रहे हैं सही है ना, क्यों नई चीजों में ढालना, वी आर सेटिस्फाइड विद दिस, लाइक यू आर सेइंग नहीं ना, हम घर में पढ़ के खुश है, क्यों बाहर भेज रहे हो, नहीं हम इस टीचर से पढ़ के खुश है यार, क्यों बाहर भेज रहे हो, अरे यार आप जब तक आप अभी भी उसी टाइम में कोविड का टाइम आया, आप लोगों को ऑनलाइन स्टडीज मिली, अगर उस टाइम में भी बोल देते कि नहीं ऑनलाइन का कोई स्कोप ही नहीं है, जाकर ही पढ़ो, या फिर आप लोग अभी भी वेले बैठे हो लेकिन बच्चे ऑनलाइन स्टडीज पे शिफ्ट कर गए, सो यू आर नॉट चेंजिंग योरसेल्फ बाय द एनवायरनमेंट, दिस इज एनवायरनमेंट चेंज, और आप खुद को चेंज नहीं कर रहे हो, यू आर रेजिस्ट टू चेंज। ठीक है, तो इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ना एम्प्लॉयज रेजिस्ट करते हैं चेंज करने से। क्यों? As it often means moving from familiar to a newer or challenging environment, क्योंकि आप लोग एक चीज के familiar हो चुके हो। Like if I know how to make गोलगप्पे, गोलगप्पे की पूरी, मुझे पता है गोलगप्पे की पूरी कैसे बनानी है, तो मैं फेमिलियर हो चुकी हूँ। अब क्यों मैं नई मशीन लेकर आ रही हूँ जिसमें से कटआउट्स निकलेंगे, क्यों मुझे आप न्यू एनवायरनमेंट के अंदर ढाल रहे हो, आई डोंट वांट टू। इससे क्या हो रहा है, आप फेमिलियर चीजों से नए उसमें जा रहे हो, नई चीजों को, नई टेक्निक्स में जा रहे हो। अब इससे क्या हो गया यार, फेमिलियर में तो मैं बहुत इजी थी, मुझे बहुत मजा आता था काम करने में, पढ़ 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 जल्दी जल्दी मैं कर देती थी। लेकिन अब न्यू में आने से क्या हो रहा है, मुझे कई चीजें सीखनी पड़ रही है, मेरे लिए कुछ चीजें हेक्टिक हो रही है। लाइक सिमिलर अगर एक बात लिए, पहले क्या होता था, टीचर चौक लेते थे, ब्लैक बोर्ड लेते थे, उस पर लिखवाते थे, पढ़ाई हो गई। अब क्या है, अब यहाँ पे पेन चाहिए, यहाँ पर टैब चाहिए, यहाँ पर एक सेटअप चाहिए। अब ये कितना हेक्टिक है, मुझे न्यू एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालने में दिक्कत होगी ना, तो इसीलिए एम्प्लॉयज रेजिस्ट करते हैं चेंज को कि भाई फेमिलियर एनवायरनमेंट से नए एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा जो कि चैलेंजिंग भी होगा। मैनेजमेंट हेल्प पीपल टू अडेप्ट दीज चेंजेस एज मैनेजर क्रिएट्स फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर देम। लेकिन मैनेजर क्या करता है, मैनेजमेंट हेल्प करता है कि भाई लोग ये चीज चेंजेस को ना अडेप्ट कर सके। अब अडेप्ट कैसे करेंगे, जो मैनेजर होता है वो एक ऐसा वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसमें लोग इजीली काम कर सकते, जिसमें लोग जिन कामों से लोग फेमिलियर थे वैसे ही उनको फील आए। लाइक पहले हम चौक और बोर्ड्स, लाइक चौक एंड बोर्ड पे लिखते थे, सिमिलरली अब हम पेन और टैब पर लिख रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, काम तो अभी भी थोड़ा बहुत सेम ही रह रहा है, तो एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मेरे लिए क्रिएट हो रहा है। ये मैनेजर का काम था। नेक्स्ट है अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स।
अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, अभी क्या बोलते हैं, एवरी एम्प्लॉय हैज देयर पर्सनल ऑब्जेक्टिव। यार पर्सनल ऑब्जेक्टिव अभी ऊपर से पढ़कर आए, सबके अपने अपने गोल्स, अपने अपने मोटिव्स, अपने अपने ओपिनियंस, पर्सपेक्टिव, सब कुछ होता है। ठीक है, सिमिलरली एवरी एम्प्लॉय हैज देयर पर्सनल ऑब्जेक्टिव लाइक गेटिंग सुटेबल रेम्युनरेशन, स्टेटस, प्रमोशन एटसेट्रा। याद करो पहली क्लास मैंने उसी के अंदर आपको बताया था कि यार सबका ना अलग अलग वो होता है। किसी का मतलब है मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए, किसी का यार पैसा वैसा ठीक है, मुझे ना स्टेटस चाहिए, किसने बोला यार मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे ना प्रमोशन चाहिए अपने काम में। तो सबके ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। ठीक है, the manager motivates and lead his team in such a manner that people are able to achieve personal goal while contributing towards overall organizational objective। देखो दोबारा पढ़ो, क्या बोल रहा है वो, द मैनेजर मोटिवेट्स एंड लीड हिज टीम इन सच अ मैनर that people are able to achieve personal goal while performing organization objective। भाई मैनेजर ना इस तरीके से काम को हैंडल करता है, इस तरीके से एक टीम बनाता है ना कि आप लोग काम तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही कर रहे हो, गोल आपका ऑर्गेनाइजेशनल ही है, लेकिन उसको फुलफिल करते करते आपका खुद का गोल भी फुलफिल हो जाएगा। नो यू विल बी लाइक ये क्या बात है, ये तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टरी नहीं लग रहा। लेते हैं एग्जाम्पल, मैंने बोला मुझे रेम्यूनरेशन चाहिए, मेरा मोटिव ना सिर्फ पैसा कमाना है, बस रोटी कपड़े मकान वाली नीड है, मुझे सिर्फ पैसा इनफ मिल जाए कि मैं अपनी फैमिली को पाल पोस सकूं। मैंने ये चीज बोली, पर यार बोलने से तो नहीं होगी ना। अब मैनेजर मुझे बोलेगा कितनी नीड होती है तुम्हारी, वो बोलेगा मतलब हमें 5,000 पर मंथ तो चाहिए ही चाहिए साहब। अब मैनेजर ने क्या बोला, ठीक है तुम एक काम करो, तुम फैक्ट्री में चले जाओ, फैक्ट्री में जाकर पर पीस वेज सिस्टम सुना है उसने, पर पीस वेज सिस्टम आपको बताया क्या, पर पीस वेज सिस्टम का काम करो। भाई पर्सनली मेरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है कि मान लो पर पीस वेज सिस्टम ब्रेसलेट्स बनाने का काम है, पर पीस आपको 5 रुपीज मिलेंगे, ऐसा कुछ ले लेते हैं, या 10 रुपीज मिलेंगे पर ब्रेसलेट बनाने के। अभी मेरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है कि मुझे तो बनवाने हैं भैया 10-15 हजार ब्रेसलेट्स। ठीक है, सपोज कर मैंने 10,000 का टारगेट दिया, 10,000 ब्रेसलेट्स बनाने, मैंने उसको बोला, अभी उसको ये चीज पता चल गई कि मैं पर पीस बनाऊंगा ना मुझे 10 रुपए मिलते चलेंगे। वो बना रहा है, बनाया जा रहा है, बनाए जा रहा है, बनाए जा रहा है, बनाए जा रहा है, क्यों कि उसका पर्सनल गोल, मतलब वो फिलहाल उसको मैंने बोल दिया कि तू 15,000 बना के आ जा, वो बना रहा है काम तो वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल के लिए ही कर रहा है, लेकिन उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी तो फुलफिल हो रहा है ना कि उसको पैसा चाहिए, जितने पीस वो बना रहा है उतनी उसकी रेम्यूनरेशन भी तो बन रही है ना। सो दिस इज अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, यही तो मैनेजर करता है। उसने उसके हिसाब से उसको काम दे दिया, अब ऑर्गेनाइजेशन के 15,000 या 10,000 ब्रेसलेट्स भी बन जाएंगे और उसको उसकी रिक्वायर्ड इनकम भी मिल जाएगी। अच्छा कमेंट सेक्शन में बताना अगर वो 10,000 ब्रेसलेट्स बनाता है 10 रुपीज के हिसाब से तो उसको कितनी सैलरी मिलती है या कितनी वेजेस मिलती है। डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, यही बोलेंगे। ओके चलिए, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, लास्ट टॉपिक पे आते हैं इसके। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड थ्रू दैट इट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। देखो मैनेजमेंट क्या हेल्प करती है भाई, एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से डेवलप करती है। एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे डेवलप होती है ना, कैसे डेवलप होगी, थ्रू, मतलब फॉर एग्जाम्पल देखो मैनेजमेंट हेल्प डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड थ्रू दैट इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। क्या बोला उसने, भाई देखो मैनेजमेंट क्या करती है, शो तो हो रहा है, या मेरे यहाँ से एक्चुअली स्क्रीन थोड़ा सा इशू हो रहा था। या मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, भाई मैनेजमेंट क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट करता है और उसी की मदद से वो सोसाइटी की भी हेल्प करता है। कैसे, इट हेल्प्स टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स
एंड सर्विसेज एंड क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अडेप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज, जो सेम ऊपर पढ़ के सोसाइटल ऑब्जेक्टिव के अंदर कि भाई क्या करता है ये, वही गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स देगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देगा, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेगा, सोसाइटी के हित में और कैसे काम करेगा भाई, इन्वायरमेंट का ध्यान रखेगा। तो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में भी मैनेजमेंट हेल्प करती है। तो यहाँ हमारे 5 इंपॉर्टेंस के पॉइंट फिनिश हो जाते हैं मैनेजमेंट के। क्या क्या? हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, इंक्रीज एफिशिएंसी, creates dynamic environment, achieving personal objective and the development of society। हाँ, काफी मुश्किल टॉपिक्स थे। नो, ये मुश्किल नहीं थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, आई एम जस्ट जोकिंग। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। साइंस आर्ट और कॉमर्स नहीं होना चाहिए था। नो, इट इज नॉट साइंस आर्ट कॉमर्स, इट इज साइंस आर्ट एंड प्रोफेशन। अगर आप इस चैप्टर की बात करें ना, तो ओवरऑल अब आपका ये चैप्टर अब आपका ये चैप्टर में बात करूं तो मिनिमम 2 क्लासेस और हद मार के मैक्सिमम 3 क्लासेस का रह गया। वैसे मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट 2 क्लासेस में आपका चैप्टर फिनिश हो जाए, लेकिन अगर हम कोऑर्डिनेशन की सेपरेट क्लास लेते हैं ना, 3 क्लासेस में वो जाता ही जाता है। तो 3 क्लासेस मानकर चलते हैं, नेक्स्ट 3 क्लासेस, एंड आपका ये चैप्टर अच्छे से फिनिश हो जाएगा इन डेप्थ। उसके बाद एक रिवीजन लेक्चर भी जल्दी आ जाएगा, तो आप लोग उसके थ्रू, क्विक रिवीजन के थ्रू फटाफट चैप्टर को गो थ्रू भी कर सकते हैं। पहले तो देखते हैं मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। अगर मैं बात करूं कि साइंस क्या होती है, अब साइंस की बात करें ना, तो साइंस सुन के क्या माइंड में आता है? साइंस का मतलब यार कुछ एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा होगा, या कुछ केमिकल टेस्टिंग हो रही होगी, लैब टेस्टिंग टाइप एक्सपेरिमेंट, कोई ऑब्जर्वेशन लाइक जैसे पेड़ से एप्पल गिरा था और उसको देखा गया था कि ये एप्पल जो गिरा है ग्राउंड की तरफ, ये इसके अंदर क्या थ्योरी रही, ये ऑब्जर्वेशन ही तो है ना अल्टीमेटली, और क्या होगा? तो मतलब साइंस को ऐसे देख के लगता है यार कोई एक्सपेरिमेंट होगा या कोई ऑब्जर्वेशन होगी। सिमिलरली आर्ट, भाई देखो आर्ट सुनकर तो स्पेसिफिक हमारे मन में क्या आता है यार आर्ट एंड क्राफ्ट वाला आर्ट होगा। आर्ट का मतलब यहाँ पर ऐसा है कि आपके पास, अब एक आर्टिस्ट भी ड्राइंग कैसे करता है, क्योंकि उसको नॉलेज है ना हर चीज की, उसको पता है इस पेन को मुझे कैसे यूज करना है, उसको पता है इस पेंसिल को मुझे किस तरीके से यूज करना है। पता है जब आपकी प्रॉपर आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास होती है ना, उसके अंदर आपको वेरियस टाइप ऑफ पेंसिल्स के बारे में बताया जाता है, इतने पॉइंट की पेंसिल होती है, इतने पॉइंट की पेंसिल, इतने पॉइंट की पेंसिल, वो जितने पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं ना, वो उतनी डार्कर एंड शार्प, मतलब उतनी डार्कर होती जाती है पेंसिल। सबसे स्मॉलर साइज जो होता है वो सबसे लाइटर शेड होता है, और जितना ज्यादा नंबर होता जाता है उतनी डार्कर शेड होती जाती है। अब ये भी तो नॉलेज है। तो एक आर्टिस्ट के पास क्या होगा? उसकी नॉलेज होगी, एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ आपको। एंड प्रोफेशन क्या होगा? किसी का कोई काम। प्रोफेशन से हमें क्या लगता है कि यार ये ना किसी का कोई काम होगा, कोई बंदा कोई काम परफॉर्म करता होगा, कोई प्रोफेशनल होगा, किसी काम के अंदर माहिर होगा, इस काम के अंदर ऐसा सा कुछ हमको लगता है। लेकिन इस काम सीए प्रोफेशनल होता है, प्रोफेशनल है, तो क्या है उसके पास स्पेसिफाइड नॉलेज है ना किसी चीज की, स्पेसिफिक नॉलेज है किसी चीज की। टैक्सेशन में बहुत माहिर है वो, इसमें क्या लगता है स्पेसिफिक नॉलेज। अभी नॉलेज ये तो सिमिलर सा लग रहा है आर्ट की तरह। ये सारे डाउट्स हमारे भी क्लियर हो जाएंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल लिया कि फर्स्ट वर्ड सुनकर हमारे माइंड में क्या चीज क्लिक करती है। आज सिर्फ हम साइंस एंड आर्ट पढ़ेंगे, कल हम लोग प्रोफेशन पढ़ेंगे, क्योंकि प्रोफेशन अगर मैं पढ़ाऊंगी कुछ नहीं ये लेक्चर आपका 1.5 से 2 घंटे तक का चला जाएगा आराम से, अगर हम सारा आज ही पढ़ लेते हैं ये वाला। तो टाइम बचेगा तो कर लेंगे, अदरवाइज इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में शिफ्ट कर देंगे। तो अगले लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली आपका काफी हद तक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। उसके बाद 2 मैक्सिमम लेक्चर्स बचेंगे आपके। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं भाई साइंस क्या बोलता है।
Science, it refers to the systemized body of knowledge that explains certain general truths. Wait, what? दोबारा पढ़ो. It refers to systemized body of knowledge that explains certain general truths. भाई देखो, ये बात तो हमें भी पता है कि एक बार अगर साइंटिस्ट ने हमें कुछ बता दिया ना, तो वो सच है. अगर साइंटिस्ट ने बोला कोविड वायरस फैल रहा है, इट मीन सच है. तो साइंस क्या है? एक ऐसी सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, एक ऐसा मतलब एक ऐसी नॉलेज है जो कुछ जनरल ट्रुथ पे डिपेंड करती है. ऑन द बेसिस, मतलब इसको अगर हम अगर एक उससे बात करें तो एक दूसरा जूम इन करती. हाँ, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट. यही हमने पढ़ा था कि कोई ऑब्जर्वेशन देखी गई है या कोई एक्सपेरिमेंट किया गया है, उसके बेसिस पर जो हमारे सामने रिजल्ट निकल कर आया है, दिस इज व्हाट, दिस इज साइंस. अब ये क्या बोलता है? अब इसके फीचर्स की बात करते हैं. तो फीचर्स में क्या आता है? इट इज अ सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज. Science is a systemized body of knowledge. Science is a systemized body of knowledge. Its principles are based on cause and effect relationship. अब systemized body of knowledge का मीनिंग हम समझ रहे हैं कि क्या है. इसने क्या बोला कि साइंस मतलब इसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होते हैं. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब कि अगर कुछ हुआ है ना, तो उसको कोई ना कोई इफेक्ट तो होगा ही होगा. जैसे कि अगर सॉरी अगर मुझे टीचर ने थप्पड़ मारा है, तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होगा ही होगा. वेदर कल मेरे पेरेंट्स आकर उस टीचर की रिमांड लगाएंगे, मतलब प्रिंसिपल पे शिकायत जाएगी कि उसने मुझे मारा है, या फिर मुझ पे उस थप्पड़ का ऐसा इफेक्ट हो जाएगा कि मैं आइंदा से उसकी क्लास में कुछ बोलूंगी नहीं. जो उसने बोला सत्य वचन मैं वही मानने वाली हूँ, मैं रिस्क ही नहीं लेने वाली. सो कोई कॉज है ना, तो उसका कोई ना कोई इफेक्ट तो होगा ही होगा. तो इसने क्या बोला कि इसके प्रिंसिपल बेस करते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर. जैसे ए फेनोमेनन ऑफ फॉलिंग एन एप्पल फ्रॉम अ ट्री टुवर्ड्स ग्राउंड, कि एक एप्पल जब पेड़ से नीचे गिरा और ग्राउंड को टच कर आई, तो एक कॉज हुआ, लेकिन इसका इफेक्ट क्या पड़ा? इसको देखकर हमने लॉ ऑफ ग्रेविटी निकाली, लॉ ऑफ ग्रेविटी से इंट्रोड्यूस हुई. तो ये क्या इफेक्ट आया, मतलब कुछ ऐसा काम हुआ जिसका कुछ इफेक्ट निकला. तो इसने यही चीज बोली कि प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. सेकेंड, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन. साइंस है एंड एक्सपेरिमेंट्स ना है, ऐसा तो हो नहीं सकता. So principles are first developed through observation and then tested through repeated experiments under controlled conditions. हमने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि कोई वायरस फैल रहा है लोगों के बीच में. एक वायरस आया है जो लोगों को कांटेक्ट में ले रहा है और लोगों की डेथ हो रही है. मैंने क्या करा? सबसे पहले उसको ऑब्जर्व करा कि भैया कोई वायरस आया है. अब फाइनली मैंने उस वायरस के बारे में प्रैक्टिकली टेस्टिंग करके देखी अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन. कंट्रोल्ड कंडीशन लाइक मैंने मास्क लगाया, मैंने साइंटिस्ट वाला जो हेलमेट होता है वो लगाया, सूट पहना अच्छे से, ग्लव्स वगैरह पहने अच्छे से, एंड अपने आईज को भी कवर कर लिया. यू नो माय बॉडी इज फुली कवर्ड. जो हमने कोविड में सैनिटाइजर्स यूज करे अच्छे से. तो मैंने पहले तो ऑब्जर्व करा कि यार ये वायरस ना लोगों में फैल रहा है, जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो रही है या लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं. पहले क्या किया गया था? साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था इस चीज, एंड देन उसको उन्होंने प्रैक्टिकली टेस्ट कर देखा कि भाई मतलब एक्सपेरिमेंट लाकर देखा कि इसमें ऐसे कौन से कीटाणु हैं, इनके लिए क्या वैक्सीन निकल सकती है अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन. अपने आप को एक ठीक एनवायरमेंट में रखते, सैनिटाइज एनवायरमेंट में रखते हुए उन्होंने उसको एक्सपेरिमेंट किया. तो ये क्या है? प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन. प्रिंसिपल आर फर्स्ट डेवलप्ड थ्रू observation and then tested through repeated experimentations under controlled condition. अब आता है हमारा यूनिवर्सल वैलिडिटी.
भाई देखो, एक बार हमारे इंडिया के साइंटिस्ट ने कोई कोरोना वायरस की वैक्सीन निकाली, तो वो रशिया में भी यूज हुई, वो न्यूजीलैंड में भी यूज हुई, वो इंडिया में भी यूज हुई, वो अमेरिका में भी यूज हुई, तो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। मीन जो फैक्ट्स, ये जो प्रिंसिपल साइंस के थ्रू हमारे निकल कर आए हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, यही वो बोल रहा है। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स Scientific principles have universal validity and application. These are based on truth and they can be applied every time and in every situation. ये ट्रुथ पे तो है। अब देखो, एक्सपेरिमेंट तुम ऐसे तो नहीं कर लोगे। जो सच्चाई तुमने देखी है कि ये वायरस फैल रहा है, उसके बेसिस पे तो तुमने एक्सपेरिमेंट किया था ना, ऐसे ही किया था। तो वो भी यही चीज बोल रहा है। साइंटिफिक प्रिंसिपल हैव यूनिवर्सली वैलिडिटी एंड एप्लीकेशन मींस ये ट्रुथ पे बेस्ड होते हैं एंड दे कैन बी अप्लाइड एवरी टाइम। अगर दोबारा से कोविड आ जाएगा तो हम दोबारा से वैक्सीन लेंगे, हम दोबारा से मास्क पहनेंगे, हम दोबारा से सैनिटाइजर्स लगाएंगे, हम दोबारा से लॉकडाउन में चले जाएंगे। नो, लॉकडाउन में नहीं जाना, बहुत बुरे दिन थे, यही रिएक्शन होगा। कईयों को कहा हाँ आजा आजा, नो नहीं आना चाहिए, ऐसे सब अच्छा चल रहा है। ठीक है, सो दीज आर बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड ये हर सिचुएशन में यूज हो सकते हैं, एवरी टाइम यूज हो सकते हैं, ऐसा साइंस ने बोला। मैनेजमेंट एज साइंस। इसका एक कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट आएगा लेकिन वो आज नहीं पढ़ाऊंगी, तो कल जब हम पूरा टॉपिक फिनिश कर लेंगे ना उसके बाद पढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट आता है आर्ट, मैनेजमेंट एज आर्ट। देखिए, आर्ट रेफर्स टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। मैंने पहले बताया कि भाई जो एग्जिस्टिंग नॉलेज मेरे पास है पेंसिल्स की, बीइंग एन आर्टिस्ट, पेंसिल्स की जो मेरे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना। अब मैं एक आर्टिस्ट हूं, मैं शेडिंग, पेंसिल शेडिंग करती हूँ पेंसिल्स की हेल्प से। इन्हीं पेंसिल्स की नॉलेज मुझे भी है, इन्हीं पेंसिल्स की नॉलेज किसी और टीचर को भी है। फॉर एग्जाम्पल नेहा मैम, आपको जो अकाउंट्स पढ़ाते हैं नेहा मैम, उनको भी सिमिलर नॉलेज है, मुझे भी वही चीज की नॉलेज है पेंसिल्स की, उन्हें भी उसी चीज की नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज को यूज करने का तरीका मेरा कुछ और होगा, उनका कुछ और होगा। लाइक सपोज लाइक 11th के बिजनेस स्टडीज के टीचर हैं, मैं 12th की बिजनेस स्टडीज की टीचर हूँ, तो वो किसी नॉलेज हम दोनों के पास सेम है। ये भी एग्जांपल है ना, सपोज कीजिए मैं बिजनेस स्टडीज 12th की पढ़ा रही हूँ एंड सिमिलरली कोई और टीचर है वो भी 12th की बिजनेस स्टडीज आपको पढ़ा रहे हैं, नॉलेज हम दोनों के पास सेम है, उन्होंने भी सेम बिजनेस स्टडीज पढ़ी है, मैंने भी सेम बिजनेस स्टडीज पढ़ी है, वो भी पढ़ा रहे हैं, मैं भी पढ़ा रही हूँ, लेकिन उनके पढ़ाने का तरीका अलग होगा और मेरे पढ़ाने का तरीका अलग होगा। मीन्स जो एप्लीकेशन है हमारी नॉलेज की वो पर्सनलाइज्ड है। मतलब पर्सनलाइज्ड नॉलेज मतलब उनका पर्सनल तरीका है पढ़ाने का, मेरा पर्सनल तरीका है पढ़ाने का। ठीक है, ये पॉइंट हम एक बार माइंड में लेकर चलते हैं, पढ़ते हैं। Art refers to practical application of existing knowledge. It can be acquired through study, observation and experience. भाई इसकी नॉलेज कैसे आती है? आर्ट कैसे, आर्टिस्ट कैसे बनूंगी? पहले तो मैंने पेंसिल्स के बारे में स्टडी किया, फिर मैंने ऑब्जर्व किया, शेडिंग कर करके, प्रैक्टिस कर करके मुझे एक्सपीरियंस होता गया। ठीक है, दिस इज व्हाट आर्ट। अब हम पढ़ते हैं इसके फीचर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। पहला फीचर क्या आया भाई? एग्जिस्टेंस ऑफ। सबसे पहला क्या होना चाहिए? आपके पास कोई नॉलेज होनी चाहिए। मैंने इतनी सारी पेंसिल्स देख ली, ऐसा नहीं है कि मुझे पता ही नहीं है कि ये कैसा शेड प्रोवाइड करेगी, ये डार्कर शेड प्रोवाइड करेगी कि लाइटर शेड। सपोज मेरे को हेयर का शेड करना है, मैंने लाइटर शेड से कर दिया जबकि मुझे डार्कर शेड से करना था। भाई फेस का शेड मुझे लाइटर शेड से करना था, मैंने डार्कर से कर दिया। तो ये चीजें ध्यान में, मतलब एक नॉलेज मुझे होनी चाहिए, नॉलेज एग्जिस्ट करती होनी चाहिए मेरे माइंड में। Art is always based on certain theoretical knowledge. On the basis of such knowledge, one can understand how a particular work can be accomplished. अगर मुझे नॉलेज होगी तो मुझे पता चलेगा कि मुझे पर्टिकुलर काम को कैसे करना है, यानी मुझे शेडिंग कैसे करनी है, मुझे पता होगा अगर मुझे क्या होगी? नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल लिटरेचर ऑन डांसिंग, पब्लिक स्पीकिंग। अब मैं पब्लिक स्पीकिंग
मोदी जी आते हैं, बोलकर जाते हैं, स्पीच देकर जाते हैं। स्पीच कैसे बोलते हैं? उन्हें नॉलेज है कि मुझे स्पीच को कैसे प्रेजेंट करना है, तभी तो वो पब्लिक सॉरी या तो मोदी जी आते हैं और स्पीच देकर जाते हैं, तो उन्हें पता है कि मुझे स्पीच किस तरीके से देनी है, लाइक हाउ डू आई नीड टू गिव अ स्पीच। सिमिलरली मोदी जी की जगह अगर हम किसी और को ले लेते हैं, केजरीवाल जी को ले लेते हैं, तो वो उनके स्पीच देने का तरीका अलग है। तो क्या है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए एक काम को करने की। आर्टिस्ट वाला एग्जांपल, अब मैं पढ़ा रही हूँ, तो मुझे पता होना, मुझे नॉलेज होनी चाहिए पहले कि मैं क्या पढ़ाने लगी हूँ, उसके बाद ही तो पढ़ाऊंगी ना, तो मेरे पास नॉलेज होनी चाहिए। सेकेंड है पर्सनलाइज एप्लीकेशन। वही चीज आ गई कि बिजनेस मैं भी पढ़ा रही हूँ, बिजनेस कोई और टीचर भी पढ़ा रहा है, आपके स्कूल का टीचर भी पढ़ा रहा है, लेकिन उसके पढ़ाने का तरीका अलग है, मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है। दिस इज पर्सनल, मेरा पर्सनल वे है पढ़ाने का, उसका पर्सनल तरीका है पढ़ाने का, उसका भी पर्सनल वे है पढ़ाने का। ऑलराइट, अभी इसमें मैं बात करूं, नॉलेज हम दोनों के पास क्या है? सेम। उसने भी सेम पढ़ा है, मैंने भी सेम पढ़ा है, लेकिन तरीके अलग अलग हैं। अभी हमने ऊपर पर्सनल ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा ना कि हर बंदा एक दूसरे से अलग होता है, किसी का कोई ऑब्जेक्टिव है, किसी का कोई ऑब्जेक्टिव है, किसी का कोई गोल है, कोई परसेप्शन है, कोई माइंडसेट है, तो हर एक का अलग अलग होता है माइंडसेट, हर एक का अलग अलग तरीका होता है सिमिलरली पढ़ाने का। सिमिलरली आर्ट में बोले तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है, सबके काम करने के वे अलग होते हैं। द प्रैक्टिकल यूज ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज वेरीज फ्रॉम वन टू अनदर, मीन्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल, टू डांसर्स, टू स्पीकर्स, टू टीचर्स, यू कैन राइट, टू टीचर्स भी लिख सकते हैं आप। नॉलेज मेरे पास भी सेम है, नॉलेज उनके पास भी सेम है, नॉलेज उनके पास भी है, मेरे पास भी है, but the way varies from one to another. And last, based on practice and creativity. अब कोई आर्टिस्ट किसी ड्राइंग को कैसे बनाएगा, कैसे लाइक वो कैसे अपनी शेडिंग जो परफॉर्म कर रहा है उसको कैसे वो अच्छे से करेगा, प्रैक्टिस कर करके। जितनी ज्यादा पोस्टर्स वो बनाएगा, जितनी ज्यादा शेडिंग वो करेगा, उतनी उसकी शेडिंग फाइन होती जाएगी, उतनी उसकी शेडिंग शार्प होती जाएगी। ऑल आर्ट इज प्रैक्टिकल। आर्ट इन्वॉल्व्स क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज। वही बात है, जो नॉलेज है उसकी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। एवरी मैनेजर इज डिजायरस टू बिकम कंप्लीट एक्सपर्ट इन हिज फील्ड। हर एक का मन होता है कि लाइक आई एम द मैनेजर, तो मेरा मन है कि मैं जिस फील्ड में हूँ मैं उसमें एक्सपर्ट बनना चाहती हूँ कि मेरे से बेस्ट कोई कर ना सके। लाइक इफ आई एम टीचिंग बिजनेस स्टडीज, तो मेरा क्या मन है कि जितना अच्छा मैं पढ़ा सकती हूँ उतना अच्छा पढ़ाऊँ कि मेरे से ज्यादा अच्छा कोई पढ़ा ना सके, मैं एक्सपर्ट बन जाऊँ अपनी इस फील्ड में। बट दिस इज ओनली पॉसिबल बाय कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। ये कैसे पॉसिबल है? जितना ज्यादा मैं प्रैक्टिस करूंगी, यानी जितना ज्यादा मैं पढ़ाती जाऊंगी उतना ज्यादा मुझे प्रैक्टिस होती जाएगी, और उतनी जितनी प्रैक्टिस होगी उसकी प्रैक्टिस के साथ साथ मैं एक्सपर्ट होती जाऊंगी अपनी फील्ड में। लाइक मैंने फर्स्ट क्लास जो ली थी उसमें मेरा पढ़ाने का लेवल थोड़ा नर्वस वाला था, थोड़ी वॉइस स्लो थी। सिमिलरली आज अब मैं 2-3 लेक्चर्स ले चुकी हूँ, उसके बाद आज मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है? डिफरेंट है। टुडे आई एम डिफरेंट बाय, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस हो गई है पढ़ाने की, मेरे को थोड़ा हैबिचुअल हो गई हूँ मैं। तो इट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो यहाँ पर हमने अपने 2 टॉपिक्स फिनिश कर लिए, एज मैनेजमेंट एज साइंस एंड मैनेजमेंट एज आर्ट। तो हमारे आज के लेक्चर यहीं पे एंड होता है। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया हो, एंड कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, एंड मैं आपका डेफिनेटली डाउट सॉल्व करूंगी। एंड आपको आज का लेक्चर कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लास्ट वीडियो की तरह इस वीडियो पर भी प्लीज कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा। टू नो मोर अपडेट्स प्लीज फॉलो वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस चैनल। थैंक यू।